नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल BSB एजुकेशन में। इस चैनल के माध्यम से आप बिहार बोर्ड के विभिन्न कक्षाओं के विषय को पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 10th के ज्योग्राफी अर्थात भूगोल के प्रश्न और उत्तर देखेंगे और यह वीडियो पार्ट 1 होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला इकाई है भूगोल का संसाधन विकास और उपयोग, और इससे पहला प्रश्न है जैव संसाधन के दो उदाहरण दे अथवा कोई दो उदाहरण दे। तो पहले नंबर पर है मनुष्य और दूसरे नंबर पर है पशुधन। दूसरा प्रश्न है मानव के लिए संसाधन क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका उत्तर है किसी व्यक्ति या देश की आर्थिक उन्नति संसाधनों की उपलब्धता और विकास पर निर्भर करती है, इसलिए संसाधन मानव के लिए महत्वपूर्ण है। तीसरा प्रश्न है संवहनीय संसाधन से आप क्या समझते हैं, कोई दो उदाहरण दे। इसका उत्तर होगा वैसे संसाधन जो प्राकृतिक रूप से सदा प्रवाहमान रहते हैं प्रवाहनीय संसाधन कहलाते हैं, और इसके दो उदाहरण हैं नदी, पवन आदि प्रवाहनीय संसाधन हैं। चौथा प्रश्न है संभावी संसाधन क्या है। इसका उत्तर होगा ऐसे सभी संसाधन जिनका भविष्य में उपयोग किए जाने की संभावना उनकी उपयोगिता के कारण बनी रहती है, संभावी संसाधन कहलाते हैं, जैसे राजस्थान की पवन एवं सौर ऊर्जा। पांचवा प्रश्न है और यह टेक्स्ट बुक का प्रश्न है, संसाधन संरक्षण से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर होगा संसाधनों का नियोजित और विवेकपूर्ण उपयोग संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का नियोजित और विवेकपूर्ण उपयोग संसाधन संरक्षण कहलाता है। छठा प्रश्न है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ हुआ था। इसका उत्तर होगा वैश्विक पर्यावरण अवक्षय से उत्पन्न समस्याओं पर विचार करने के लिए 1952 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में 3 जून से 14 जून तक प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। सातवां प्रश्न है और यह टेक्स्ट बुक का प्रश्न है कि सतत पोषणीय विकास क्या है। इसका उत्तर होगा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना तथा भविष्य में संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखकर वर्तमान समय में किए जाने वाले विकास को सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। आठवां प्रश्न है संसाधन निर्माण में तकनीक की भूमिका को स्पष्ट करें। यह भी टेक्स्ट बुक का प्रश्न है। इसका उत्तर होगा तकनीक की सहायता से मानव किसी भी वस्तु को उपयोगी बनाकर संसाधन की श्रेणी में ला सकता है। नौवां प्रश्न है अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र क्या है। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र क्या है। इसका उत्तर होगा सागर तट से 200 किलोमीटर तक का महासागरीय क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र क्या है, तो सागर तट से 200 किलोमीटर तक का महासागरीय क्षेत्र जो होता है अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। अगला इकाई है भूमि और मृदा संसाधन, और इससे पहला प्रश्न है बांगर और खादर मृदा में अंतर स्पष्ट करें, और यह प्रश्न 2012 में पूछा जा चुका है। तो इसका उत्तर होगा बांगर मृदा पुरानी, कंकरीली और कम उपजाऊ होती है। खादर मृदा नई, बारीक, कण वाली तथा नदी के तटवर्ती क्षेत्र में पाई जाने वाली अधिक उपजाऊ होती है। दूसरा प्रश्न है मिट्टी संरक्षण का कोई एक उपाय लिखें। उत्तर है इसका फसल चक्र विधि को अपनाना मिट्टी संरक्षण का एक मुख्य उपाय है। तीसरा प्रश्न है भूमि निम्नीकरण हेतु जिम्मेदार किन्हीं दो मुख्य कारकों के नाम लिखें। तो इसमें पहला है वनों का विनाश तथा दूसरा है कृषि में रसायनों का अधिकाधिक उपयोग। चौथा प्रश्न है लाल एवं पीली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार होता है। तो इसका उत्तर है ग्रेनाइट एवं नीस जैसे रवेदार अग्नेय चट्टानों के विघटन एवं रूपांतरण से लाल एवं पीली मिट्टी का निर्माण होता है। पांचवा प्रश्न है समोच्चरेखीय खेती क्या है। यह टेक्स्ट बुक का प्रश्न है। इसका उत्तर होगा पर्वतीय ढलानों पर समोच्च रेखाओं के समानांतर
हल चलाने लायक तैयार की गई भूमि पर की जाने वाली कृषि समोच्च रेखीय खेती कहलाती है। पर्वतीय ढलानों पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने लायक तैयार की गई भूमि पर की जाने वाली कृषि जो है समोच्च रेखीय कृषि अथवा खेती कहलाती है। छठा प्रश्न है, पवन अपरदन वाले क्षेत्र में कौन सी कृषि पद्धति उपयोगी है? यह भी टेक्स्ट बुक का प्रश्न है, तो इसका उत्तर होगा पवन अपरदन वाले क्षेत्र में पत्तीनुमा कृषि पद्धति अधिक उपयोगी है। फसलों के बीच बीच में घास की पत्ती लगाने से पवन द्वारा अपरदन कम हो जाता है। सातवां प्रश्न है, भारत की प्रमुख भू आकृतियों के नाम लिखें। तो भारत की प्रमुख भू आकृतियाँ जो है उनके नाम हैं पर्वत, पठार, मैदान एवं द्वीप समूह। पर्वत, पठार, मैदान एवं द्वीप समूह जो है भारत की प्रमुख भू आकृतियों के नाम हैं। आठवां प्रश्न है, भूमि एवं मृदा संसाधन में अंतर करें अथवा अंतर लिखें। इसका उत्तर होगा भूमि और मृदा दोनों प्राकृतिक संसाधन हैं। भूमि और मृदा दोनों प्राकृतिक संसाधन हैं। भूमि के निर्माण में निर्जीव चट्टानों का योगदान होता है, जबकि मृदा सजीव पदार्थों से बनी होती है। भूमि के निर्माण में निर्जीव चट्टानों का योगदान होता है, जबकि मृदा सजीव पदार्थों से बनी होती है। मृदा भूमि का नैसर्गिक आवरण है जो वातावरण के अनुरूप मिलती है। मृदा भूमि का नैसर्गिक आवरण है जो वातावरण के अनुरूप मिलती है। नौवां प्रश्न है, कपास के उत्पादन में महाराष्ट्र अग्रणी है, क्यों? इसका उत्तर है कपास के उत्पादन के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। कपास के उत्पादन के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। देश में इस प्रकार की मिट्टी दक्कन के पठारी क्षेत्रों विशेषकर महाराष्ट्र में पाई जाती है। यह मिट्टी काफ़ी उर्वर होती है, इस कारण महाराष्ट्र में कपास का उत्पादन अधिक होता है। 10वां प्रश्न है, कम वर्षा के बावजूद पंजाब एवं हरियाणा में फसल उत्पादन अधिक होता है, क्यों? कम वर्षा के बावजूद पंजाब एवं हरियाणा में फसल उत्पादन अधिक होता है, क्यों? इसका उत्तर है सिंचाई सुविधाओं के विस्तार तथा आधुनिक वैज्ञानिक ढंग से कृषि कार्य किए जाने के कारण पंजाब एवं हरियाणा में फसल उत्पादन अधिक होता है। 11वां प्रश्न है, मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए क्या किया जाना चाहिए? उत्तर है इसका मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए वर्षा जल का संग्रहण, सतही जल का संरक्षण तथा भूमिगत जल की पुनः पूरण करना आवश्यक है। अगला इकाई है जल संसाधन और इससे पहला प्रश्न है, जल के किन्हीं 4 मुख्य उपयोगों को लिखें। तो उत्तर है इसका पहला है घरेलू उपयोग, दूसरा अग्निशमन हेतु उपयोग, तीसरा मत्स्य पालन में उपयोग, चौथा सिंचाई हेतु उपयोग। दूसरा प्रश्न है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच जल विवाद का एक मुख्य कारण क्या है? यह टेक्स्ट बुक का प्रश्न है, तो इसका उत्तर होगा नदियों के जल का उचित बंटवारा न होना। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच जल विवाद का जो मुख्य कारण है वह नदियों के जल का उचित बंटवारा न होना है। तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय जल नीति 2002 में वर्णित 2 मुख्य बातों का उल्लेख करें। तो इसका उत्तर है पहला जल की उपलब्धता बनाए रखना तथा दूसरा प्रदूषित जल को स्वच्छ कर पुनरुपयोग के लायक बनाना। चौथा प्रश्न है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं क्या हैं? और यह टेक्स्ट बुक का प्रश्न है और इसका उत्तर होगा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के अंतर्गत मुख्य नदी के अलावा सहायक नदियों पर भी बांध बनाए जाते हैं। इससे बाढ़ नियंत्रण, मिट्टी संरक्षण, मनोरंजन, मत्स्य पालन, सिंचाई जैसे कई उद्देश्यों की पूर्ति होती है। 5वां है, जलाभाव के मुख्य 2 कारण बताएं। उत्तर है इसका पहला जनसंख्या वृद्धि से जल की मांग में वृद्धि, दूसरा नकदी फसलों की खेती में अधिक जल की खपत। छठा प्रश्न है, भारत में जल के प्रमुख स्रोत कौन कौन हैं? तो इसका उत्तर होगा वर्षा, भूमिगत जल, नदियाँ, झील, तालाब एवं हिमनद भारत में जल के प्रमुख स्रोत हैं।
सातवां प्रश्न है, जल का कम से कम उपयोग एवं बर्बादी के साथ अधिक से अधिक लाभ देने वाली किन्हीं दो तकनीकों के नाम लिखें। किन्हीं दो तकनीकों के नाम लिखें। पहला है स्प्रिंकलर प्रणाली से सिंचाई और दूसरा लिफ्ट सिंचाई। इन दोनों विधियों में जल का कम से कम उपयोग होगा और अधिक से अधिक लाभ होगा। आठवां प्रश्न है, नदियों के जल प्रदूषित होने के कोई दो कारण लिखें। पहला है औद्योगिक अपशिष्टों का नदियों में गिराया जाना और दूसरा शहरी मलजल एवं कचरे का नदियों में गिराया जाना। प्रश्न 9, जल प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर होगा, जल प्रबंधन के अंतर्गत जल की उपलब्धता बनाए रखना, उसे प्रदूषित होने से बचाना और वर्षा जल का संग्रहण आता है। प्रश्न 10, भूमिगत जलस्तर के नीचे गिरने से उत्पन्न होने वाली किन्हीं दो संभावित खतरों का उल्लेख करें। तो इसका उत्तर होगा, पहला जल की उपलब्धता में कमी तथा दूसरा जीवों के भोजन में कमी। प्रश्न 11, ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिगत जल के पुनर्भरण के किसी एक उपाय की चर्चा कीजिए। इसका उत्तर होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिगत जल के पुनर्भरण के लिए जल के बहाव के मार्ग पर चेक डैम बनाए जाने चाहिए। इनसे जल का बहाव रुकता है, फलतः रुके हुए जल की अधिकांश मात्रा स्वतः भूमिगत हो जाती है। प्रश्न 12, पालर पानी क्या है? उत्तर है इसका, राजस्थान में घर की चारदीवारी के एक भाग में निर्मित भूमिगत टंकी में एकत्रित किए गए वर्षा जल को स्थानीय भाषा में पालर पानी कहा जाता है। अगला इकाई है वन और वन्य प्राणी संसाधन। इससे पहला प्रश्न है, वन संरक्षण के कोई 4 उपाय लिखें। उत्तर है इसका, पहला काटे गए वन क्षेत्र पर वृक्षारोपण करना, दूसरा वन अग्नि को रोकने की व्यवस्था करना, तीसरा परिपक्व वृक्षों को ही काटने का प्रावधान करना, चौथा वन की उपयोगिता से लोगों को अवगत कराना। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है अथवा नेशनल पार्क बनाने का क्या उद्देश्य है? उत्तर है इसका, देश में कुछ ऐसे उद्यान अथवा पार्क विकसित किए गए हैं जिनका उद्देश्य वन्य प्राणियों के लिए प्राकृतिक आवास तथा उनकी संख्या में वृद्धि हेतु परिस्थितियां उत्पन्न करना है। ऐसे ही उद्यानों को राष्ट्रीय उद्यान अथवा नेशनल पार्क कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, इन सीटू प्रयास क्या है? उत्तर होगा इसका, वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करने का प्रयास इन सीटू प्रयास कहलाता है। वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करने का प्रयास जो है इन सीटू प्रयास कहलाता है। चौथा प्रश्न है, जैव अपहरण से आप क्या समझते हैं? उत्तर होगा इसका, आनुवंशिक गुणों में हेराफेरी कर जीवों और वनस्पतियों के नए नस्ल एवं किस्म को विकसित करना जैव अपहरण कहलाता है। आनुवंशिक इंजीनियरिंग एवं जैव तकनीक के द्वारा जैव अपहरण संभव हो रहा है। पांचवा प्रश्न है, हॉटस्पॉट से आप क्या समझते हैं? उत्तर होगा इसका, वैसा स्थान या क्षेत्र जहां जीव और वनस्पतियों की संकटग्रस्त प्रजातियों की बहुलता हो अथवा अधिकता हो, वैसे क्षेत्र को हॉटस्पॉट कहा जाता है अथवा वह क्षेत्र हॉटस्पॉट कहलाता है। छठा प्रश्न है, हाल के दशकों में वन्य जीवों का तेजी से ह्रास हुआ है। इसके कोई दो कारण लिखें। हाल के दशकों में वन्य जीवों का तेजी से ह्रास हुआ है, इसके कोई 2 कारण लिखें। उत्तर है, और इसमें पहला कारण है विकास कार्यों के कारण इनके प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना, दूसरा बढ़ते प्रदूषण एवं संबंधित दुष्प्रभाव का वन्य जीवों पर असर। सातवां प्रश्न है, संकटग्रस्त किन्हीं 4 जीवों के नाम लिखें। उत्तर है इसका, पहला है मगरमच्छ, दूसरा मणिपुरी हिरण, तीसरा गैंडा, चौथा काला हिरण। प्रश्न 8,
वन विनाश के मुख्य कारकों को अंकित करें। यह प्रश्न 2011 में पूछा जा चुका है और यह जो प्रश्न है यह टेक्स्ट बुक का है। उत्तर होगा इसका वन विनाश के मुख्य कारक निम्नलिखित हैं। पहला, वन क्षेत्र का कृषि भूमि के रूप में बदल जाना, और दूसरा, पशुचारण और ईंधन के लिए लकड़ियों का भारी मात्रा में काटा जाना। 9वां प्रश्न है, भारत के 2 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों के नाम उनके राज्यों के नाम सहित लिखें। तो इसका उत्तर है पहला, नोकरेक, और यह मेघालय राज्य में है, और दूसरा है पंचमढ़ी, और यह मध्य प्रदेश राज्य में है। 10 नंबर प्रश्न है, वन के पर्यावरणीय महत्व का वर्णन कीजिए। यह प्रश्न टेक्स्ट बुक का है, बोध मॉडल भी है और 2014 में पूछा जा चुका है। इसका उत्तर होगा वन पर्यावरण को संतुलित रखता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है, मृदा अपरदन को रोकता है और वर्षा कराने में सहायक होता है। साथ ही किसी भी क्षेत्र में वनों की मौजूदगी उस क्षेत्र विशेष के तापमान को काफ़ी हद तक संतुलित रखती है। ये 11 नंबर प्रश्न है, जैव विविधता क्या है? जैव विविधता क्या है? यह टेक्स्ट बुक का प्रश्न है और इसका उत्तर होगा संपूर्ण पृथ्वी अथवा उसके किसी हिस्से पर सूक्ष्म जीवाणुओं से लेकर बड़े बड़े जीव जंतुओं की उपस्थिति जैव विविधता कहलाती है। जैव विविधता क्या है? तो जैव विविधता जो है संपूर्ण पृथ्वी अथवा उसके किसी हिस्से पर सूक्ष्म जीवाणुओं से लेकर बड़े बड़े जीव जंतुओं की उपस्थिति जैव विविधता कहलाती है। 12वां प्रश्न है, हिमालय यव की क्या उपयोगिता है अथवा टकसोल की उपयोगिता क्या है? तो इसका उत्तर होगा हिमालयन यव से टकसोल नामक रसायन प्राप्त किया जाता है जिससे कैंसर की दवाई बनाई जा रही है। हिमालयन यव से टकसोल नामक रसायन प्राप्त की जाती है जिससे कैंसर की दवाई बनाई जा रही है। तो यही इसकी उपयोगिता है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे यूट्यूब चैनल BSAB एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बिहार बोर्ड से रिलेटेड और भी वीडियोज़ पर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।